हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन वे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से आपको शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न आज के इस प्रैक्टिस सेट से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि आज का जो प्रैक्टिस सेट है इसमें हम देखिए प्राचीन इतिहास भी कवर करने वाले हैं, साथ में मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो समझ लीजिएगा कि एक कंप्लीट इतिहास का आपके लिए एक वीडियो मिल रहा है। तो ध्यान से पूरा देखिएगा और साथ में कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा आपके एग्जाम के लिए, बहुत सारे ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। और इतना याद रखिएगा कि इतिहास का यदि आपने अभी, चाहे भले ही आपकी तैयारी बेहतर ना हो, लेकिन कंप्लीट वीडियो देख लिया आपने, तो समझ लीजिएगा कि इसके बाहर एक भी प्रश्न आपका होने वाला नहीं है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और पहला प्रश्न है आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से नवपाषाण काल से लेकर हड़प्पा काल तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन ए कह रहा है कि धौलावीरा है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है या फिर मेहरगढ़ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए कमेंट जरूर करते चलिएगा आप लोग। ठीक है, और देखिए चलिए जीरो लेवल से थोड़ा सा समय लूंगा मैं यहां पर प्रश्न में, इसके बाद हम फटाफट प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न करने हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट में। तो चलिए देखिए इसके आंसर की ओर बढ़ लेते हैं पहले तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी के साथ में राइट आंसर चला जाएगा कि जो नवपाषाण काल से लेकर हड़प्पा काल तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं वो कहां से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। तो ऑप्शन डी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए कुछ यहां पर महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे उनको भी आप समझ लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए देखिए कृषि की शुरुआत पूछा जाता है कि कृषि की शुरुआत किस काल के दौरान हुई थी। ठीक है, ये और फिर पूछा जाता है, दूसरा जो पूछा जाता है कि पहिए का आविष्कार किस काल के दौरान हुआ था। तो देखिए कृषि की शुरुआत मानी जाती है नवपाषाण काल के दौरान। ठीक है, और पहिए का आविष्कार भी माना जाता है, दोनों नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कृषि की शुरुआत और पहिए का आविष्कार पूछा जाता है कि पहिए का आविष्कार किस काल के दौरान हुआ। तो आप कहेंगे सर कि नवपाषाण काल के दौरान हुआ। ठीक है, तो इन दोनों को नोट कर लीजिएगा। अब देखिए मैं शुरुआत कर रहा हूं यहां पर जीरो लेवल से, ताकि आपको एक भी यहां से प्रश्न ना हो कि जो आपके एग्जाम में छूट जाए। ठीक है, चलिए तो देखिए नवपाषाण काल से कृषि की शुरुआत मानी जाती है। तो प्रश्न यहां से जो बनता है, पूछा जाता है कि कृषि का, ठीक है, कृषि का सबसे पहले साक्ष्य कहां पर मिला था। ठीक है, कौन सा पुरातात्विक स्थल है, भारत का कौन सा ऐसा पुरातात्विक स्थल है जहां पर कृषि का सबसे पहले साक्ष्य मिला था। तो कृषि का सबसे पहले जो साक्ष्य मिला था भैया, वो कहां पर मिला था? मेहरगढ़ में मिला था। याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने बताया है कि कृषि की शुरुआत कहां से मानी जाती है? नवपाषाण काल से मानी जाती है। और नवपाषाण काल किसके अंतर्गत आता है भैया? मेहरगढ़। ठीक है, समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो नवपाषाण कालीन स्थलों में देखिए कौन कौन से आपको याद रखना है। एक तो मैंने मेहरगढ़ बताया, ठीक है, कि मेहरगढ़ में क्या हुआ? कृषि की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, दूसरा जो स्थल आपको याद रखना है नवपाषाण कालीन से, ठीक है, एक तो मेहरगढ़ हो गया, दूसरा याद रखना है वो है बुर्जहोम। बुर्जहोम, ठीक है। अब बुर्जहोम में क्या इंपॉर्टेंट है समझिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, पहले तो समझ लीजिएगा कि बुर्जहोम कहां पर है। तो बुर्जहोम है कश्मीर में। ठीक है, कहां पर मिला था? ये कश्मीर में मिला था। एक नवपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल है बुर्जहोम। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है भैया, पूछा जाता है बुर्जहोम से कि कुत्ते, ठीक है, कि मनुष्य के साथ में कुत्ते दफनाने का, मनुष्य के साथ में कुत्ते दफनाने का साक्ष्य कहां पर मिला है। तो मनुष्य के साथ में कुत्ते दफनाने का साक्ष्य कहां पर मिला है? बुर्जहोम कश्मीर में मिला है। ठीक है, कहां पर मिला है? बुर्जहोम जो पुरातात्विक स्थल है कहां पर मिला है? बुर्जहोम में। इसको भी नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसके बाद जो तीसरा याद रखना है वो है उत्तर प्रदेश से संबंधित। तो देखिए उत्तर प्रदेश का एग्जाम है, तो यूपी जीके से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा। तो पहले तो आप इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, यहां से प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए उत्तर प्रदेश से संबंधित कौन सा है?
पुरातात्विक स्थल नवपाषाणकालीन, समझिएगा। तो देखिए एक तो है महगरा, ठीक है, तीनों मैं आपको लिखाऊंगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा उसको भी बताऊंगा कि देखिए। और जो दूसरा है, पहला आपको याद रखना है महगरा है, ठीक है, दूसरा है चौपानी, चौपानी मांडो, ठीक है, और तीसरा है कोल्डे हवा, कोल्डे हवा, ठीक है। ये तीनों साक्ष्य नवपाषाणकालीन है, ठीक है, और कहां से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब समझिएगा प्रश्न जो यहां से पूछा जाता है कि कोल्डे हवा, ठीक है, कोल्डे हवा में पूछा जाता है कि सबसे पहले मानव द्वारा सर्वप्रथम जो अनाज प्रयुक्त किया गया चावल, ठीक है, कौन सा किया गया है, चावल का सबसे पहले, जो सबसे पहले मानव के द्वारा अनाज प्रयुक्त किया गया था, अनाज प्रयोग में लाया गया था, वो कौन सा लाया गया था भैया, चावल लाया गया था प्रयोग में सबसे पहले, ठीक है। और इसका साक्ष्य सबसे पहले कहां पर मिला है, तो इसका साक्ष्य सबसे पहले मिला है कोल्डे हवा में, ठीक है। कहां पर मिला है, कोल्डे हवा में मिला है, जो उत्तर प्रदेश का एक पुरातात्विक स्थल है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि चावल का साक्ष्य सबसे सर्वप्रथम कहां से प्राप्त हुए, कोल्डे हवा से प्राप्त हुए, कहां, ठीक, कहां पर है, और उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोल्डे हवा, ठीक है। आप महगरा याद रखते हैं या चौपानी मांडो याद रखते हैं, नहीं रखते हैं, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है इतने ज्यादा, ठीक है, लेकिन कोल्डे हवा को आप जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो देखिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा कि नवपाषाण काल से लेकर हड़प्पा काल के सांस्कृतिक अवशेष कहां से मिले हैं, कहां से प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। इतने यहां से आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरा प्रश्न, चलिए फटाफट करते हैं आप प्रश्नों की ओर। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, देखिए कह रहा है कि मौर्य काल के दौरान राज्य के राजस्व की वसूली कौन सा अधिकारी करता था, उस अधिकारी को क्या बोलते थे, जो मौर्य काल के दौरान राजस्व की वसूली करता था, तो उसको बोला जाता था संहर्ता। क्या बोलते थे, संहर्ता बोला जाता था। तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से, बिल्कुल आपको देखिए डायरेक्ट प्रश्न ही उतारना है अपनी कॉपी में, डायरेक्ट प्रश्न बनेंगे, जो भी प्रश्न बता रहा हूं डायरेक्ट छपेंगे आपके एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का ये प्रैक्टिस सेट। चलिए, और देखिए जिन बच्चों ने अभी तक इतिहास नहीं पढ़ा है वो इसको कंप्लीट पूरा वीडियो जरूर देखें, ठीक है। चलिए, तो तीसरा प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मगध पर शासन कर रहा था जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। कह रहा है कि देखिए जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो मगध पर कौन सा राजवंश का शासन चल रहा था। चलिए, तो कह रहा है कि शिशुनाग वंश का, नंद वंश का, सी कह रहा है कि मौर्य वंश का, और डी ऑप्शन कह रहा है कि गुप्त वंश का। देखिए, तो जो शासन चल रहा था उस समय पर किसका चल रहा था, नंद वंश का चल रहा था, ठीक है। मगध पर किसका शासन था, नंद वंश का शासन था। तो ऑप्शन बी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सिकंदर, अब यहां से देखिए प्रश्न कैसे बन सकता है आपके एग्जाम में। प्रश्न पूछा जाता है, समझिएगा, ठीक है, प्रश्न क्या पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है कि घनानंद के शासन काल के दौरान किस शासक ने आक्रमण किया था। तो किसने किया था भैया, सिकंदर ने किया था, ठीक है। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि नंद वंश का, ठीक है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन रहा है, तो नंद वंश का अंतिम शासक रहा है घनानंद, ठीक है, घनानंद रहा है, इसको याद रखिएगा। और इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी महापद्मनंद ने, ठीक है, महापद्मनंद ने, याद रखिएगा, ठीक है। तो किस वंश के समकालीन रहा है सिकंदर, नंद वंश के समकालीन रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है, कह रहा है तीसरा प्रश्न, सॉरी चौथा प्रश्न है, कह रहा है कि महेंद्र आदित्य की उपाधि किसने धारण की है। स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम ने। देखिए, तो स्कंदगुप्त को कौन सी उपाधि दी गई थी, स्कंदगुप्त को देवराज की, ठीक है, देवराज की उपाधि किसको दी गई थी, स्कंदगुप्त को, ठीक है। कुमारगुप्त को महेंद्र आदित्य की, महेंद्र आदित्य की, ठीक है, महेंद्र आदित्य की, ठीक है। और समुद्रगुप्त को दी गई थी कविराज की, ठीक है। पूछा जाता है कि कविराज की उपाधि किसको दी गई थी, तो कविराज की उपाधि दी गई थी समुद्रगुप्त को। और एक इंपॉर्टेंट जो आपको नोट कर लेना है, पूछा जाता है कि भारत का
नेपोलियन किसको कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। तो भारत का नेपोलियन किसको बोला जाता है? समुद्रगुप्त को बोला जाता है। ठीक है। दूसरा जो याद रखिएगा, पूछा जाता है कि कौन सा गुप्तकालीन शासक संगीत प्रेमी रहा है? ठीक है, तो संगीत प्रेमी रहा है भैया कौन? समुद्रगुप्त। ठीक है, संगीत प्रेमी था। ठीक है, इसके द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे सोने के, उस पर इसने वीणा का चित्र बनवाया था और इसी के आधार पर बोला जाता है कि जो समुद्रगुप्त था वो कैसा था? संगीत प्रेमी रहा है। ठीक है, चलिए चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम को जो उपाधि दी गई थी महाराज अधिराज की। ठीक है, जिसको राजा का राजा बोला जाता था। महाराज अधिराज क्या होता है? राजा का राजा। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमसे पूछा है कि महेंद्र आदित्य की उपाधि किसने धारण की थी? कुमारगुप्त ने धारण की थी। ठीक है, चलिए एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा। पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्तकालीन शासक के द्वारा की गई थी? ठीक है, तो कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, पांचवा प्रश्न। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में, मंदसौर में और एरण अभिलेख में, और डी ऑप्शन कह रहा है कि ग्वालियर अभिलेख में। देखिए, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में भारत का जिक्र मिलता है। ठीक है, पूछा जाता है भारत का जिक्र किस में मिलता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एरण अभिलेख आपको याद रखना है। पूछा जाता है कि सती प्रथा का पहला साक्ष्य, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य, पहला लिखित साक्ष्य किस में मिलता है? तो भैया वो किस में मिलता है? एरण अभिलेख में मिलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसके अलावा देखिए हाथी गुफा अभिलेख से भी पूछ सकता है और प्रश्न। चलिए कुछ इंपोर्टेंट बता देता हूं यहां से। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए पूछ सकता है। ठीक है, पूछा जाता है कि जो हाथी गुफा अभिलेख है इसमें किस शासक के बारे में बताया गया है? ठीक है, तो किसके बारे में इसमें लिखा गया है? खारवेल। ठीक है, खारवेल के बारे में, राजा खारवेल के बारे में। ठीक है, और जो मंदसौर अभिलेख है इसमें वर्णन किया गया है यशोवर्धन का, यशोवर्मन का, यशोवर्मन का। ठीक है, और ग्वालियर अभिलेख है जो, इसमें प्रतिहार वंश के जो राजा हुए भोज। ठीक है, भोज याद रखिएगा, प्रतिहार वंश के राजा कौन हुए? भोज। उनका उल्लेख किस में मिलता है? ग्वालियर अभिलेख में। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए छठवां प्रश्न, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है आज के, स्क्रीनशॉट करते चलिएगा। यदि लिख नहीं रहे हैं आप लोग तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए कह रहा है देखिए जैन धर्म में त्रिरत्न कौन से हैं? तो जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? पहला जो रत्न है त्रिरत्न में, देखिए पहला है सम्यक दर्शन। ठीक है, दूसरा है सम्यक ज्ञान, और तीसरा है सम्यक आचरण, या जिसको बोलते हैं चरित्र भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? आचरण या चरित्र। तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा पूछता है कि बौद्ध धर्म के, अभी तो हमने देख लिए जैन धर्म के त्रिरत्न, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, तो बौद्ध धर्म के आप नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। पहला याद रखिएगा बुद्ध। ठीक है, बुद्ध धम्म। ठीक है, धर्म को बौद्ध धर्म में क्या बोला गया है? धम्म बोला गया है, याद रखिएगा। तो पहला है बुद्ध, धम्म और संघ है। ये किसके हैं भैया? ये हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। ठीक है, और जैन धर्म के त्रिरत्न दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, तो इसको भी नोट करना है आपको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न। अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने का उल्लेख किस में मिलता है? चलिए बताना है आपको कि अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने का उल्लेख किस अभिलेख या शिलालेख में मिलता है? चलिए तो देखिए भाब्रू शिलालेख। भाब्रू शिलालेख में क्या है? भाब्रू शिलालेख में अशोक ने स्वयं को क्या बताया है? मगध का राजा, मगध का राजा। प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक ने स्वयं को मगध का राजा किस शिलालेख में बताया है? तो किस में बताया है? भाब्रू शिलालेख में बताया है। ठीक है,
दूसरा जो प्रश्न है याद रखना है आपको, इंपोर्टेंट है, पहले तो आप इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, यहां से एक प्रश्न बन सकता है, ठीक है। चलिए देखिए, मास्की गुजर्रा, ठीक है, मास्की और गुजर्रा अभिलेख में पूछा जाता है कि मास्की अभिलेख में क्या है भैया, तो मास्की अभिलेख हो गया वो गुजर्रा, इसमें अशोक का नाम क्या मिलता है, अशोक नाम मिलता है, याद रखिएगा। या पूछा जाता है कि अशोक का वास्तविक नाम किस अभिलेख में मिलता है, तो मास्की अभिलेख में या फिर गुजर्रा में, ठीक है। वास्तविक नाम, वास्तविक नाम, ठीक है। अहरोरा, अहरोरा में मिलता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया नहीं, ठीक है। अशोक ने जब बौद्ध धर्म अपनाया है, इसका अभिलेख, इसका प्रमाण किस में मिलता है, अहरोरा लेख में मिलता है, ठीक है। बौद्ध धर्म अपनाने का साक्ष्य किस में मिलता है, अहरोरा लेख में मिलता है। तो ऑप्शन सी यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, आपको याद रखना है, कहीं कहीं पर देखिए भाब्रू शिलालेख में बताया गया है कि अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने का उल्लेख किस में मिला है, भाब्रू अभिलेख शिलालेख में। तो यदि अहरोरा नहीं है तभी लगाइएगा, नहीं तो अहरोरा आपका बेस्ट आंसर होगा, ठीक है। इसको याद रखना है आपको। चलिए 8वां प्रश्न है, कह रहा है कि कनिष्क के दरबार में कौन से विद्वान थे, ठीक है। चलिए बताइएगा कमेंट करके कौन कौन से विद्वान थे। तो कनिष्क के बारे में थोड़ा सा यहां पर समझ लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता रहा हूं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा कि कनिष्क, देखिए पूछा जाता है कि किस वंश का शासक था, तो कनिष्क किस वंश का था, कुषाण वंश का, ठीक है। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ है, कनिष्क हुआ है, ठीक है। लेकिन स्थापना नहीं की, याद रखिएगा, स्थापना की थी कुजुलकटफिसिस के द्वारा की गई थी, ठीक है, कुषाण वंश की। लेकिन सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ, कनिष्क हुए, ठीक है। अब देखिए इनके समय पर क्या हुआ, इनके समय पर बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति हुई, ठीक है। पूछा जाता है कि चौथी संगीति किसके काल में हुई, बौद्ध धर्म की, तो कनिष्क के शासनकाल में हुई, ठीक है। और अध्यक्ष कौन रहे, अध्यक्ष वसुमित्र थे, ठीक है। तो एक तो देखिए वसुमित्र हो गए, दूसरे नागार्जुन, ठीक है, ठीक है, चरक भी हो गए, ठीक है, माथर भी हो गए, ठीक है, और अश्वघोष, अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे, ठीक है, और पार्श्व। तो उपरोक्त सभी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए वसुमित्र भी थे, ठीक है, अश्वघोष राजकवि थे, पार्श्व भी थे, चरक, ठीक है, चरक और नागार्जुन और माथर भी थे, ठीक है। तो उपरोक्त सभी यहां पर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब पूछा जाता है कि शक संवत किसके द्वारा चलाया गया है, तो ठीक है, किसके द्वारा चलाया गया, शक संवत चलाया गया कनिष्क के द्वारा, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रमुख शिलालेख में पशु बलि को प्रतिबंधित किया गया है, या पूछा जाता है कि पशु बलि की निंदा किस शिलालेख में की गई है, ठीक। तो देखिए अशोक के द्वारा, पहला तो आपको पॉइंट रखना है कि अशोक के द्वारा कुल कितने शिलालेख बनवाए गए थे, तो अशोक के द्वारा 14 शिलालेखों का निर्माण करवाया गया था, ठीक है, कितने, 14, याद रखिएगा इसको, ठीक है। दूसरा जो प्रश्न पूछा जाता है कि जो अशोक के शिलालेख हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं, किस लिपि में लिखे गए हैं, सॉरी, ठीक है, किस लिपि में लिखे गए हैं, तो किस लिपि में लिखे गए हैं, ब्राह्मी हो गई, ठीक है। ब्राह्मी में मिलेंगे भारत के अंतर्गत, ठीक है, भारत के जो शिलालेख हैं अशोक के वो किस लिपि में लिखे गए, ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। इसके अलावा खरोष्टी भी देखने को मिलेंगे, जो अफगानिस्तान के जो शिलालेख हैं वो वहां पर खरोष्टी भाषा में लिखे गए, ठीक है, और ग्रीक और अरमाइक, ये 4 लिपि हैं जो अशोक के शिलालेख में देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा भारत में कौन सी लिपि में लिखे गए हैं, ब्राह्मी लिपि में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो देखिए पशु बलि की निंदा कह रहा है, तो देखिए जो पहला शिलालेख है इसमें की गई है पशु बलि की निंदा, ठीक है। जो पहला शिलालेख है अशोक का, इसमें
पशु बलि की निंदा की गई है। ठीक है, दूसरा अभिलेख में क्या हुआ है? दूसरा अभिलेख में मनुष्य और पशु दोनों के लिए चिकित्सा व्यवस्था, ठीक है, चिकित्सा व्यवस्था की गई है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहां पर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा कि पशु बलि की निंदा किस अभिलेख में देखने को मिलती है? शिलालेख में। तो जो पहला शिलालेख है, ठीक है, दूसरे में क्या है? मनुष्य और पशु के लिए, दोनों के लिए चिकित्सा व्यवस्था के बारे में वर्णन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। 10वां प्रश्न है कि जूनागढ़ अभिलेख में निम्नलिखित में से किस शख्स शासक की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है? मोगा, अजीज, रुद्रदामन और नहपाना। तो रुद्रदामन, ठीक है, रुद्रदामन के बारे में जो जूनागढ़ अभिलेख है इसके बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन यहां पर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ, यह किस महाजनपद के अंतर्गत आता है? अंग, मगध, मल्ल या फिर वत्स के अंतर्गत आता था? बताइए। देखिए, तो महापरिनिर्वाण समझते हैं आप? महापरिनिर्वाण, देखिए पहले तो आप इंपोर्टेंट लगा लीजिए क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित है यह प्रश्न, तो उत्तर प्रदेश जीके के अंतर्गत भी पूछ लेगा ये प्रश्न। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो महापरिनिर्वाण क्या होता है? मृत्यु, ठीक है, प्राण त्यागने को बोलते हैं। ठीक है, तो यदि गौतम बुद्ध के बारे में पूछता है कि इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी, तो कहां पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, कितनी अवस्था में हुई थी? तो 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी, यह भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, कुशीनगर में हुई थी। और जो कुशीनगर है ये जो मल्ल था, ठीक है, मल्ल महाजनपद था, इसकी कुशीनगर क्या थी? राजधानी। ठीक है, क्या थी? राजधानी थी। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या हुआ करती थी? कुशीनगर, जिसको उस समय बोला जाता था कुशीनारा। ठीक है, कुशीनारा। और कुशीनगर अभी वर्तमान में क्या है? उत्तर प्रदेश का एक जिला है। ठीक है, कुशीनगर वर्तमान में उत्तर प्रदेश का एक जिला है। ठीक है, तो यहां से देखिए कैसा प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में। पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण या फिर निर्वाण, देखिए निर्वाण या महापरिनिर्वाण मंदिर या मठ कहां पर है? मंदिर या मठ कहां पर है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कहां पर है भैया? कुशीनगर में है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए, और जन्म कहां पर हुआ था? तो जन्म यदि पूछता है गौतम बुद्ध का तो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ठीक, इसको भी याद रखिएगा। यदि पूछता है कि ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी, तो ज्ञान की प्राप्ति, चलिए कुछ महत्वपूर्ण आपको नोट करवा देता हूं, वैसे कई बार करवा चुका हूं मैं ये सब। ठीक है, तो देखिए यदि पूछता है कि ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी महात्मा बुद्ध को, तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में, जो अभी बिहार के अंतर्गत आता है। ठीक है, दूसरा जो आपको नोट करना है, पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम उपदेश कहां पर दिया था? सबसे पहला उपदेश कहां पर दिया था? तो सारनाथ। ठीक है, सारनाथ वाराणसी में। देखिए उत्तर प्रदेश से है, सभी ये जीके उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, और तीसरा पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिए हैं महात्मा बुद्ध ने? सबसे ज्यादा, तो देखिए सबसे ज्यादा उपदेश दिए हैं कहां पर? श्रावस्ती में, यह भी उत्तर प्रदेश का एक जिला है। ठीक है, तो देखिए कितने सारे प्रश्न बन रहे हैं यहां पर उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 12वां प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है? चलिए देखिए, तो ऋग्वेद से संबंधित कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? देखिए पहले ब्राह्मण ग्रंथ होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिएगा। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ की रचना क्यों की गई? ब्राह्मण ग्रंथ इसलिए आए ताकि वेदों को पढ़ना क्या हो जाए? आसान हो जाए। ठीक है, इसके बाद में क्या बने? फिर पहले वेद बने, वेद के बाद में ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। ठीक है, इसके बाद और पूछता है कि किस में रचना की गई, तो याद रखना है आपको गद्य में की गई। ठीक, यह भी प्रश्न बनता है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किस में की गई? गद्य में की गई है। ठीक है, और इसके बाद देखिए ब्राह्मण ग्रंथ, पहले वेद का निर्माण हुआ, फिर ब्राह्मण ग्रंथ बने, और फिर इसके बाद अरण्यक,
और अंतिम में उपनिषद का निर्माण हुआ। ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो देखिए ऋग्वेद से संबंधित कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? ऋग्वेद से संबंधित है ऐतरेय, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, यजुर्वेद से संबंधित है शतपथ। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, सामवेद से पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? सामवेद से। और अथर्ववेद से संबंधित है गौपथ ब्राह्मण ग्रंथ। अब देखिए जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, देखिए यहां से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो देखिए सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। ये क्या हो गया? चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो सबसे प्राचीन, ठीक है, शतपथ है। चलिए यहां पर लिख देता हूं, सबसे प्राचीन भी है और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, तो ऑप्शन यहां पर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। किसका है भैया? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, 13वां प्रश्न है, विक्रमादित्य के शासनकाल में ढाले गए सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? देखिए विक्रमादित्य के समय पर सोने और चांदी के जो सिक्के ढाले गए, पूछ रहा है कि उसको क्या बोला था, क्या बोला जाता था? तो क्या बोला जाता था? दीनार। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए 14वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में निम्न में से किसकी पूजा नहीं की जाती थी? देखिए तो शिव की पूजा की जाती थी। ठीक है, यह भी सही है। पशुपति शिव की, आपने सुनी होगी, पशुपति शिव की पूजा की जाती थी। ठीक है, मातृ देवी की भी पूजा की जाती थी। ठीक है, पीपल वृक्ष का भी साक्ष्य मिला है। ठीक है, लेकिन विष्णु की पूजा नहीं की जाती थी। तो ऑप्शन यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, 15वां प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थापत्य शैली में गुप्त काल में उत्तरी भारत में मंदिरों का निर्माण किया गया था? चलिए बहुत थोड़ा सा बड़ा हो रहा है प्रश्न। चलिए देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्थापत्य शैली में गुप्त काल में उत्तरी भारत में मंदिरों का निर्माण किस शैली में किया गया है? सीधा सीधा आपको बताना। ठीक है, तो कह रहा है द्रविड़, नागर और बेसर और मंडप। देखिए तो उत्तरी भारत की बात कर रहा है। देखिए भारत को हम यहां पर 3 भागों में एक बार मैं बता भी चुका हूं आपको। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं कि प्रैक्टिस सेट आप देखा करिए, जो भी प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूं बहुत सारे ऐसे, लेकिन आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए सभी मैंने कोशिश यही की है कि ऐसे प्रश्न छांट कर लाऊं जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न ज्यादातर पूछे जाने की संभावना रहेगी। ठीक है, चलिए तो देखिए जो उत्तर भारत, पहले भारत देखिए मंदिर निर्माण की कला को लेकर यहां पर शैली के अनुसार हम भारत को 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, जो उत्तर भारत हो गया, ठीक है, पहला है, दूसरा मध्य भारत हो गया और तीसरा है दक्षिण भारत। तो जो उत्तर भारत में जो प्रचलित है मंदिर निर्माण की कला वो कौन सी है? नागर शैली। ठीक है, और जो मध्य भारत है बेसर शैली के मंदिर मिलेंगे आपको यहां पर, और जो दक्षिण भारत है यहां पर मिलेंगे द्रविड़ शैली के मंदिर। ठीक है, तो ऑप्शन यहां पर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नागर है, नागार नहीं है। ठीक है, नागर शैली में देखने को मिलेंगे। अब देखिए जो गुप्त काल है इसको बोला जाता है स्वर्ण काल। अब स्वर्ण काल क्यों बोला जाता है? चाहे देखिए मंदिर निर्माण की कला का विकास हो, ठीक है, या फिर नृत्य शैली का विकास हो, सभी का जन्म कहां से माना जाता है? गुप्त काल के दौरान ही हुआ है। ठीक है, तो इसलिए गुप्त काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए चलिए 16वां प्रश्न है, कह रहा है कि सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? चोल वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया, पल्लव या फिर अशोक के द्वारा, और डी ऑप्शन कह रहा है कि गौतम बुद्ध के द्वारा। तो देखिए जो सांची का स्तूप है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए सांची का स्तूप कहां पर करवाया था? तो मध्य प्रदेश में करवाया था, यह भी आपको याद रखना। ठीक है, मध्य प्रदेश के सांची में। ठीक है, अब देखिए यहां से दूसरा आपको जो पॉइंट याद रखना है, पूछा जाता है कि सांची स्तूप की मरम्मत किस शासक के द्वारा करवाई गई थी? तो देखिए
अग्निमित्र शुंग के द्वारा, ठीक है, अग्निमित्र शुंग के द्वारा इसको और बड़ा बनवा दिया गया था, और जो भी इसमें टूट फूट हुई थी उस समय तक उसको भी क्या है, मरम्मत करवा दी गई थी उसकी, ठीक है। तो किसके द्वारा पूछा जाता है कि जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया, तो अग्निमित्र शुंग के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। जीर्णोद्धार मतलब मरम्मत करवाना उसकी, जो भी टूट फूट हुई थी उसमें, ठीक है, याद रखिएगा इसको। 17वां प्रश्न, मुंडक उपनिषद, मांडूक उपनिषद और प्रश्न उपनिषद निम्नलिखित में से किस वेद से जुड़े हैं? चलिए बताइए। तो देखिए किस वेद से जुड़े हैं, अथर्व वेद से जुड़े हुए हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए के साथ में सही आंसर चला जाएगा कि जो मुंडक उपनिषद है, मांडूक उपनिषद और प्रश्न उपनिषद किससे संबंधित है? आधुनिक जो वेद है अथर्व वेद से संबंधित है, ठीक है। देखिए जो मुंडक उपनिषद है और मांडूक, तो मांडूक से प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, ठीक है, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा है मांडूक उपनिषद, ठीक है। मुंडकोपनिषद से क्या इंपॉर्टेंट है जो प्रश्न पूछता है, ठीक है, पूछा जाता है कि आदर्श वाक्य, आपने आदर्श वाक्य है जो भारत का क्या है बताइए? आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। तो पूछता है कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद में इसका सत्यमेव जयते का वर्णन है, ठीक है, और इसी से हमारा जो आदर्श वाक्य है मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए पूछता है ऋग्वेद, ठीक है, तो ऋग्वेद प्रथम वेद है हमारा, सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है। सामवेद, तो सामवेद का जो उपनिषद है इसको आपको याद रखना है, वो है छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। और जो छांदोग्य उपनिषद है ये भैया सबसे प्राचीन, सबसे पुराना उपनिषद है, ठीक है। सबसे प्राचीन उपनिषद यदि आपसे पूछता है तो कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद है, और इसमें कृष्ण जी का वर्णन मिलता है, ठीक है। किसका मिलता है? कृष्ण का वर्णन, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला है 19वां। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किस वर्ष किया था? बताइए, कलिंग पर आक्रमण अशोक के द्वारा कब किया गया था? देखिए, तो देखिए अशोक के द्वारा कलिंग पर आक्रमण कब किया गया था? 261 ईसा पूर्व में, ठीक है। कब किया गया था? 261 पूर्व में किया गया था। ये जो युद्ध हुआ था कलिंग, ठीक है, कलिंग युद्ध पूछा जाता है कि कब हुआ था? तो 261 पूर्व हुआ था, ठीक है। किसके मध्य हुआ था? तो सम्राट अशोक और अनंतनाथन की बन, ठीक है। सम्राट अशोक और अनंतनाथन, ठीक है, कलिंग का जो राजा था अनंतनाथन के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन ए हमारा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि जो कलिंग युद्ध है इसका वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो देखिए अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। किसमें मिलता है? अशोक के 13वें शिलालेख में वर्णन किसका किया गया है? कलिंग युद्ध का वर्णन, ठीक है। तो ऑप्शन यहां पर हमारा ये सही हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है कि कौन से शिलालेख में मिलता है? 13वें शिलालेख में मिलता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? वैष्णव, शैव, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से, ठीक है। तो दिलवाड़ा मंदिर है जो किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। कहां पर है? राजस्थान, ठीक है, राजस्थान के माउंट आबू में, ठीक है, माउंट, ठीक है। यदि जिला पूछता है तो जिला भी लिख लीजिएगा, ठीक है, सिरोही जिला के अंतर्गत, ठीक है। जो माउंट आबू है वो कहां पर आता है? सिरोही जिला, जो राजस्थान है, राजस्थान के सिरोही जिला के अंतर्गत आता है माउंट आबू, ठीक है। तो दिलवाड़ा मंदिर है किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। चलिए 23वां प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंध के राजपूत शासक दाहिर को मारा था? बताइए। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है मोहम्मद बिन कासिम, कुतुब उद्दीन ऐबक या मोहम्मद गौरी महमूद गजनबी। देखिए तो प्रश्न बनता है, पूछा जाता है कि भारत पर आक्रमण
करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? पहला, ठीक है, पहले की बात हो रही है। तो पहला मुस्लिम शासक था, कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने सिंध पर आक्रमण किया था। ठीक है, सिंध पर आक्रमण किया था और किसको मारा था? दाहिर को मारा था। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। बादशाह गाजी की उपाधि के साथ कौन सा मुगल राजा सिंहासन पर बैठा? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और मोहम्मद शाह। तो देखिए, बादशाह गाजी की उपाधि किसको मिली थी? जहांगीर को। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए, इसके अलावा जहांगीर से प्रश्न पूछा जाता है कि तुजुक ए जहांगीरी किसकी आत्मकथा है? किसकी है भैया? जहांगीर की है। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो याद रखना है, पूछा जाता है कि न्याय की जंजीर के लिए कौन सा शासक जाना जाता है? मुगल शासक जाना जाता है। ठीक है, न्याय की जंजीर, न्याय की जंजीर के लिए कौन सा मुगल शासक जाना जाता है? कौन जाना जाता है? जहांगीर जाना जाता है। ठीक, तीसरा जो याद रखिएगा, पूछता है कि चित्रकला का स्वर्णकाल किस शासक के काल को बोला जाता है? तो चित्रकला का स्वर्णकाल किस शासक के काल को बोला जाता है? जहांगीर के। ठीक है, इतना आपको यहां से 3 ए पॉइंट ऐड कर लेना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न, खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? देखिए, तो खानवा का युद्ध पूछ रहा है, तो पहले बात तो याद रखना है किस वर्ष हुआ था। तो लगातार मैं आपको यहां पर क्रम से 4-5 युद्ध बता रहा हूं। ठीक है, जो बाबर से संबंधित है और किसके मध्य लड़ा गया था? बाबर। ठीक है, बाबर के द्वारा तो लड़ा गया था, बाबर और राणा सांगा के मध्य में। ठीक है, तो देखिए, पहला जो आपको याद रखना है 1526 में। तो 1526 में बाबर के द्वारा कौन सा युद्ध लड़ा गया? पानीपत का। पानीपत का युद्ध किसके मध्य हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। ठीक है, इब्राहिम लोदी के मध्य। जीत किसकी हुई थी? बाबर की। ठीक है, सभी में बाबर की जीत हुई है। ठीक है, तो ये बताऊंगा नहीं मैं। ठीक है, दूसरा है खानवा का युद्ध, कब हुआ? 1527 में। ठीक है, खानवा युद्ध किसके मध्य? बाबर और राणा सांगा के मध्य में हुआ, राणा सांगा। तीसरा 1528 में हुआ, कौन सा भैया? चंदेरी का युद्ध बोला जाता है। ठीक है, किस किस के मध्य में हुआ? मेदिनी राय और बाबर के मध्य में, सभी में जीत बाबर की हुई है। ठीक है, और 1529 में जो हुआ, ठीक है, घाघरा का युद्ध। ठीक है, घाघरा का युद्ध अफगानों के मध्य और बाबर के मध्य लड़ा गया। ठीक है, तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा? 1527। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1527 में खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया, जिसमें विजय किसकी हुई थी? बाबर की हुई थी। सभी में विजय बाबर की हुई। ठीक है, चलिए 26वां प्रश्न, शिवाजी के राज्य में राज्य का संपूर्ण प्रशासन कौन देखता था? पहले तो आप इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, बहुत इंपोर्टेंट है। देखिए, तो पेशवा, पेशवा या फिर जिसको प्रधानमंत्री बोलते थे, क्या? पेशवा या प्रधानमंत्री। तो संपूर्ण पेशवा का काम क्या होता था? कि संपूर्ण राज्य का शासन चलाना। ठीक है, ठीक है, संपूर्ण राज्य का शासन कौन देखता था? पेशवा देखता था। ठीक है, आमत, आमत किसको बोलते थे? जो राजस्व मंत्री था। ठीक है, राजस्व मंत्री को क्या बोलते थे? आमत बोलते थे। इसका काम क्या होता था? जो भी आय व्यय से संबंधित नियम थे वो इसी के द्वारा बनाए जाते थे। ठीक है, पूरे राज्य का जो पैसे का लेन देन का जो भी ब्यौरा होता था वो कौन रखता था? आमत देखता था। ठीक है, न्यायाधीश, तो ये सेना का प्रधान होता था। सॉरी, एक मिनट, न्यायाधीश कौन होता था भैया? न्याय विभाग से संबंधित था। ठीक, न्याय विभाग से संबंधित। ठीक है, न्याय की करने का काम करता था। ठीक है, लेकिन जो आपको यहां पर याद रखना है, सरी ए नौबत, सरी ए नौबत किसको बोलते थे? सरी ए नौबत बोला जाता था सेनापति को। ठीक है, सेनापति को। ठीक है, जिसको हम सैन्य प्रधान भी बोलते थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा।
पेशवा या प्रधानमंत्री किसको बोलते थे? जो संपूर्ण राज्य के शासन को देखता था, ठीक है। आमंत्र जो लेन देन से संबंधित, ठीक है, देख रेख करता था, उसको आमंत्र बोलते थे। न्याय प्रक्रिया को जो चलाता था वो न्यायाधीश था, ठीक है। और जो सरिये नौबत किसको बोलते थे? सेनापति को, ठीक है, जो सेना का प्रधान होता था, ठीक है। चलिए, अकबर द्वारा नियुक्त अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है? अबुल फजल, अब्दुल कादर बदायूनी, निजामुद्दीन अहमदी। देखिए, तो अबुल फजल के द्वारा एक तो लिखी गई है आईने अकबरी, आईने अकबरी, और दूसरा लिखा गया है क्या? अकबरनामा, ठीक है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इब्न बतूता, देखिए कह रहा है कि इब्न बतूता निम्नलिखित में से किस स्थान से आया था, ठीक है। तो किस स्थान से आया था भैया? तो यहां पर जो आपको पॉइंट याद रखने हैं, पहला तो किस स्थान से आया था? तो भैया मोरक्को का निवासी था, ठीक है। कहां से आया था? मोरक्को से। दूसरा याद रखना है कि किसके शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तीसरा जो याद रखना है, इसकी पुस्तक है एक बेटा, वो है रेहला, ठीक है। पूछा जाता है कि इब्न बतूता के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, ठीक है, रेहला, ठीक है। तो मोरक्को का निवासी था, किसके शासनकाल में के दौरान भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के, ठीक है। और एक मुस्लिम शासक था, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है, मुस्लिम यात्री, ठीक है, मुस्लिम यात्री, ठीक है। ग्रंथ कौन सा लिखा गया? रेहला। तो ऑप्शन बी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला कह रहा है कि दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने चांदी और सोने के सिक्के के बजाय तांबे के सिक्के जारी किए? गियासुद्दीन तुगलक द्वितीय ने, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और मोहम्मद शाह तुगलक। देखिए, तो गियासुद्दीन तुगलक प्रथम कर लीजिए, ठीक है। यहां पर का क्या काम रहा है? तो पहले तो देखिए, तुगलक वंश की स्थापना, ठीक है, किसने की? गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा, ठीक है। पूछता है कि नहरों का निर्माण किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम करवाया गया? तो सर्वप्रथम नहरों का निर्माण गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा करवाया गया, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, इसको नोट करिएगा आप। पूछा जाता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन सा था, ठीक है, जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? तो सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया, ठीक है। इसके अलावा देखिए, पूछता है कि जौनपुर शहर और फिरोजाबाद दोनों यूपी के जिले हैं, ठीक है। जौनपुर और फिरोजाबाद शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि किसने चांदी और सोने के सिक्कों के बजाय तांबे के सिक्के चलाए? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाए गए थे। चलिए, तीसरा प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पहले भक्ति संत थे जिन्होंने अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया है? दादू दयाल, कबीर, रामानंद और तुलसीदास। चलिए, तो देखिए, स्वामी रामानंद के द्वारा, ठीक है, स्वामी रामानंद के द्वारा सबसे पहले, ठीक है, संदेश के प्रचार प्रसार करने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यदि आपसे पूछता है कि रामानंद का जन्म कहां पर हुआ था, तो जन्म इनका हुआ था प्रयागराज में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, भक्ति, ठीक है, भक्ति संत से संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनका जन्म कहां पर हुआ? प्रयागराज में, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है कि देखिए, इनके कुल कितने शिष्य थे? तो 12 शिष्य थे, जिनमें से आपको याद रखना है 2 केवल, ठीक है। एक तो रखना है रैदास और दूसरा जो याद रखना है कबीरदास जी, ठीक है। क्योंकि देखिए, कबीर से पूछा जाता है कि कबीरदास जी के गुरु जी कौन थे, ठीक है। तो कौन हुआ गुरु जी? रामानंद, ठीक है। रैदास किसके शिष्य थे?
ये भी रामानंद के शिष्य थे। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 31वां, जहांगीर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? ठीक है, चलिए तो देखिए कब हुई थी? 1927 में हुई थी। स्थान पूछता है तो भीमवार में हुई थी। ठीक है, कहां पर? भीमवार में। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न पूछा जाता है कि इनकी मृत्यु देखिए कब हुई थी, तो 1927 में हुई थी, लेकिन इनको दफनाया कहां पर गया था? तो दफनाया गया था लाहौर में। कहां पर? लाहौर में। ठीक है, किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। ये दोनों नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए प्रश्न पूछता है कि जहांगीर का मकबरा कहां पर है, तो जहांगीर का मकबरा कहां पर है भैया? लाहौर में है। ठीक है, यहीं पर इनको दफनाया गया था, यहीं पर मकबरा है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है कि जहांगीर का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था, तो इनकी पत्नी नूरजहां के द्वारा। ठीक है, नूरजहां के द्वारा जहांगीर का मकबरा कहां पर बनवाया गया था? लाहौर में बनवाया गया था। ठीक है, चलिए 32वां प्रश्न है, राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, देखिए कौटिल्य, या जिनको हम क्या बोलते हैं? चाणक्य। ठीक है, तो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है अर्थशास्त्र। ठीक है, जो कैसी एक राजनीतिक की पुस्तक थी। ठीक है, अर्थशास्त्र। हर्षवर्धन, ठीक है एक मिनट, क्या लिखा गया हर्षवर्धन के द्वारा? रत्नावली। ठीक है, ठीक है, हर्षवर्धन की रचना क्या है? रत्नावली। अलबरूनी। ठीक है, तो अलबरूनी पहले बात तो इंपोर्टेंट है, इसको इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए पूछा जाता है कि महमूद गजनबी के साथ में अरबी लेखक आया था, ये कौन है बताइए? तो महमूद गजनबी के साथ में कौन आया था भैया? अलबरूनी आया था। ठीक है, और इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसको हम बोलते हैं किताब उल हिंद, या फिर जिसको हिंदी में बोलते हैं भारत की खोज। ठीक है, कल्हण, कल्हण के द्वारा लिखी गई राजतरंगिणी। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अलबरूनी को याद रखिएगा। ठीक है, कहां का लेखक था? सॉरी, कहां का यात्री था? एक अरबी यात्री था। ठीक है, किसके साथ में आया था यह भी आपको याद रखना है, तो महमूद गजनबी के साथ में आया था। ठीक है, पुस्तक कौन सी लिखी गई? हिंदी में भारत खोज बोलते हैं। ठीक है, भारत की खोज, या फिर जिसको बोलते हैं किताब उल हिंद। चलिए चटगांव, चटगांव शास्त्रागार कांड के नायक कौन थे? गणेश घोष, चंद्रशेखर आजाद, सूर्यसेन और लाला लाजपत राय। देखिए तो चटगांव शास्त्रागार कांड कब हुआ था? हुआ था 1930 में। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? सूरसेन दा के द्वारा, सूर्यसेन दा के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन यहां पर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए तो सत्यशोधक समाज की स्थापना देखिए कब हुई थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी 1873 में। किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फुले के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। पूछता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए 35वां प्रश्न है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता की ब्रिटिश फैक्ट्री पर कब आक्रमण किया? देखिए तो देखिए एक आपको नाम याद रखना है, काल कोठरी घटना। काल कोठरी घटना। ठीक है, या फिर जिसको बोलते हैं हम ब्लैक होल ट्रेजेडी। ठीक है, दोनों आप नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो काल कोठरी घटना क्या है समझिएगा। जो सिराजुद्दौला थे, ठीक है, बंगाल के नवाब, इन्होंने क्या किया? अपने साथियों के साथ में मिलकर 146 अंग्रेजों को, ठीक है, 146 अंग्रेजों को एक अंधेरी छोटी सी कोठरी में क्या कर दिया? बंद कर दिया। जिसमें से जब अगली सुबह खोलकर देखा उस कोठरी को तो केवल 23 अंग्रेज ही जिंदा बचे थे, बाकी सब मर गए। तो इसी को हम बोलते हैं काल कोठरी घटना। और यह कब हुई थी? 20 जून
1756 में। ठीक है, तो ऑप्शन यहां पर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा कि जो काल कोठरी घटना है वो कहां पर हुई थी, कलकत्ता में हुई थी, और कब हुई थी, 1756 में हुई थी। दोनों को याद रखेगा। ठीक है, अब देखिए इसी के बाद जब ये घटना घटित हुई, इसके बाद में एक युद्ध लड़ा गया 1756 में, जिसको हम बोलते हैं प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी का युद्ध, और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछता है कि प्लासी का युद्ध किस किस के मध्य में हुआ। तो देखिए लॉर्ड क्लाइव अंग्रेज के मध्य में। ठीक है, अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था, लॉर्ड क्लाइव, और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा कब हुआ था, 1757 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, देशीय रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। चलिए देखिए, कह रहा है कि हैदराबाद किस तरह से भारत संघ में मिलाया गया था। तो किस तरह से मिलाया गया था, पुलिस कार्रवाई के दौरान, डंडे मार मार कर। क्योंकि देखिए जो हैदराबाद के जो निजाम थे वो चाहते थे कि एक हमारा अलग ही देश बने, हैदराबाद एक अलग ही देश बनाना चाहते थे। तो फिर पुलिस कार्रवाई की गई और इसी के द्वारा भारत में हैदराबाद को मिलाया गया था। ठीक है, कश्मीर का विलय के माध्यम से, कश्मीर के जो नेता लोग थे वहां के, वो चाहते थे कि कश्मीर को एक अलग देश बनाया जाए, भारत में सम्मिलित होना नहीं चाहते थे। ठीक है, तो कैसे हुआ था विलय, विलय के मतलब कैसे कश्मीर को लिया गया था भारत के अंदर, विलय के माध्यम से। और जूनागढ़ को कैसे लिया गया था, तो जनमत संग्रह के द्वारा। तो ठीक है, पहला दूसरा तीसरा तीनों कथन सही है हमारे, तो ऑप्शन डी हमारा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विवाद के कारण गांधी जी ने पहली बार अनशन किया। देखिए पहली बार अनशन, तो पहली बार जब गांधी जी ने अनशन किया था, कहां पर किया था, अहमदाबाद मिल हड़ताल। कब हुआ था, 1918 में। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए अब प्रश्न पूछता है आपसे, पूछा जाता है कि पहली बार महात्मा गांधी ने सत्याग्रह कहां पर किया था और कब किया था। तो देखिए पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा कब किया गया, 1906 में किया गया था। ठीक है, कहां पर किया गया था, दक्षिण अफ्रीका में। इसके बाद में 1915 में वो भारत आ गए थे। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। दोनों इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, देखिए पहला तो है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विवाद के कारण गांधी जी ने पहली बार अनशन किया। तो पहली बार कब किया था, अहमदाबाद मिल हड़ताल में। ठीक है, पहला सत्याग्रह कौन था भारत में, पहला सत्याग्रह तो चंपारण सत्याग्रह था। ठीक है, याद रखिएगा बिहार का जो चंपारण, बहुत कंफ्यूज होते हैं यहां पर बच्चे, तो आपको इसको नोट कर लेना है। तो पहला यदि सत्याग्रह पूछता है कि कब किया, तो 1906 में किया दक्षिण अफ्रीका में। यदि भारत में पूछता है तो कहां पर किया, पहला चंपारण में किया। ठीक है, और यदि पूछता है कि पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह कौन सा था, तो रॉलेट एक्ट था। ठीक है, जो किसके द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक, याद रखिएगा, तीनों अलग अलग अलग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किस घटना के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक का उपनाम दिया गया था। चलिए तो देखिए एक केस था रैंड मर्डर केस। ठीक है, रैंड मर्डर केस कब हुआ था, 1857 में हुआ था। और यह केस किस पर चल रहा था, बाल गंगाधर तिलक पर। ठीक है, तिलक जी पर। ठीक है, और इसी के दौरान इनको लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हमारे पास नहीं है, गलत हो गया यहां पर। ठीक है, जब इनकी गिरफ्तारी हुई थी 1897 में। ठीक है, ये दूसरी गिरफ्तारी थी। ठीक है, दूसरी बार जेल गए थे। पहली बार 1881 में गए थे। ठीक है, दूसरी बार 1897 में, और तीसरी बार 1908 में। तीनों पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो कब, जो 1857 की रैंड मर्डर केस में जो इनकी गिरफ्तारी हुई थी। ठीक है, इसी समय पर बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए देखिए, होम रूल लीग पूछता है कि होम रूल लीग का गठन किसके द्वारा किया गया था।
तो होम रूल लीग का गठन किया गया था किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कब किया गया था? 1916 में किया गया था। कहां पर किया गया था? तो बंबई में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 39वां, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कहां पर की गई थी? कोलकाता में। चलिए, ए.ओ. ह्यूम की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी? डब्ल्यू बेडन वर्न के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? डब्ल्यू बेडन वर्न के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए अब देखिए, ए.ओ. ह्यूम पूछता है कि कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की? कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कांग्रेस की स्थापना की गई थी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ठीक है, कब की गई थी? 1885 में की गई थी। ठीक है, कहां पर? बंबई में। एक मिनट, थोड़ा सा गलत हुआ है। ठीक है, देखिए याद आ रहा है मुझे थोड़ा सा। ठीक है, देखिए होम रूल लीग मैंने बताया कि इसकी स्थापना कहां पर? बंबई में। बंबई में नहीं की गई थी, पुणे में की गई थी। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था किसमें। देखिए, जो कांग्रेस की स्थापना है, कांग्रेस की स्थापना हुई थी कहां पर? बंबई में की गई थी। ठीक है, संस्कृत कॉलेज में। ठीक है, याद रखिएगा कहां पर की गई थी? बंबई में संस्कृत कॉलेज में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ये ह्यूम के द्वारा की गई थी। ठीक है, और जीवनी किसके द्वारा लिखी गई? डब्ल्यू बेडन वर्न के द्वारा दी गई है। चलिए अब क्लियर है। ठीक है, देखिए अब देखिए प्रश्न पूछता है कि जो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन रहा है? ठीक है, तो भारत का वायसराय उस समय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी उस समय भारत का वायसराय कौन रहा है? लॉर्ड डफरिन। ठीक है, तो यह भी प्रश्न पूछ सकता है। चलिए अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने भारतीय नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? देखिए, तो ऑपरेशन जीरो हावर। ठीक है, कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन जीरो हावर चलाया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के जो आंदोलन कर रहे थे जो, ठीक है, उनको गिरफ्तार करने के लिए। चलिए देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की बात की गई है, तो यहां पर देखिए प्रश्न पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन की कब चलाया गया था? तो 8 अगस्त को। ठीक है, कब चलाया गया था? 8 अगस्त 1942 को चलाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, और इसी के अंतर्गत एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन जीरो हावर। ठीक है, अब देखिए महात्मा गांधी के द्वारा आपने नारे सुने होंगे, करो या मरो, और दूसरा जो याद रखना है आपको, भारत छोड़ो। तो पूछा जाता है कि भारत छोड़ो नारा कब दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, या फिर करो या मरो का नारा कब दिया गया था? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही, ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा यह नारा दिया गया था। याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? चलिए तो देखिए, कराची अधिवेशन, एक मिनट सॉरी, कराची अधिवेशन। ठीक है, कराची अधिवेशन 1943 का। ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन रहे? अध्यक्ष रहे कौन? जिन्ना। ठीक है, और इन्होंने ही इस अधिवेशन के दौरान नारा दिया था, बांटो और छोड़ो। तो ऑप्शन डी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न यहां पर बहुत अच्छा प्रश्न यहां से बनता है। पहला जो आपको याद रखना है, पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान बनाने की मांग, भारत और पाकिस्तान बनाने की मांग मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में की गई थी, या फिर द्विराष्ट्र सिद्धांत किस अधिवेशन में दिया गया था? ठीक है, तो देखिए जो 1930 का अधिवेशन था, ठीक है, कहां पर हुआ था ये भी आपको याद रखना है।
इलाहाबाद में, ठीक है। जो इलाहाबाद का 1930 का अधिवेशन था, इसी में भारत और पाकिस्तान बनाने की मांग की गई थी, ये आपको याद रखना, ठीक है। और इसके अलावा देखिए एक और याद रख लीजिएगा, पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन कब हुआ। तो पहला अधिवेशन हुआ था 1906 में। कहां पर हुआ था? कराची में, ठीक है। सॉरी, कहां पर हुआ था? ढाका में हुआ था, ठीक है। चलिए, कराची में तो जो 1943 का था, ठीक है, जिसमें बांटो और छोड़ो की बात की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 43वां, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? देखिए, झांसी। झांसी में किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था? तो रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व कर रही थी, ठीक है। 1857 का जो विद्रोह चल रहा था, ठीक है। जगदीशपुर में राजा कुंवर सिंह के द्वारा, कुंवर सिंह के द्वारा। यह प्रश्न पूछा जाता है कि जगदीशपुर किसके अंतर्गत आता है? बिहार के अंतर्गत। तो बिहार में किसके द्वारा 1857 के विद्रोह का प्रचार किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? राजा कुंवर सिंह के द्वारा। लखनऊ में बेगम हजरत, ठीक है, हजरत के द्वारा, ठीक है। तो देखिए, चित्तौड़ में नहीं किया गया था। तो ऑप्शन बी यही हमारा सही आंसर हो जाएगा कि कौन सा क्षेत्र प्रभावित नहीं हुआ था? चित्तौड़। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के वायसरायशिप के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई थी? तो पहले हम समझ लेते हैं कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का समय क्या रहा है। तो समय रहा है 1910 से लेकर 1916 तक। अब देखिए आसान हो जाएगा हमको ये समझना, ठीक है। तो देखिए, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? देखिए, ये कुछ कथन है, ठीक है, और इन कथनों के आधार पर आपको बताना है कि कौन सा यहां पर ऑप्शन सही होगा। तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1912 में, ठीक है। किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। कोमागाटा मारू की घटना कब हुई? कोमागाटा मारू की घटना भाई 1914 में, ठीक है। और बिहार और उड़ीसा डिवीजन को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग 1915 में किया गया, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु 1912 में हुई थी। तो देखिए, सभी किसके दौरान हुए? किस काल के दौरान हुए? 1910 से लेकर 1916 के बीच में हुए, ठीक है, जो लॉर्ड हार्डिंग का समय रहा है। तो देखिए, चारों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन यहां पर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि चारों स्टेटमेंट हमारे क्या है? सही है, ठीक है। चलिए 45वां प्रश्न कह रहा है कि विलियम वेंटिंग द्वारा सती प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया? चलिए देखिए, किस वर्ष समाप्त किया गया? 1829 में। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। प्रश्न पूछा जाता है कि सती प्रथा को किसकी मदद से समाप्त किया गया था? तो देखिए, किसकी मदद से किया गया था? राजा राम मोहन राय की, राम मोहन राय की मदद से, ठीक है। मदद से विलियम बेंटिंग के द्वारा। मदद किसकी मिली? राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है। किसने करवाई थी? विलियम बेंटिंग के द्वारा, ठीक है। कब करवाई थी? तो 1829 में, और नियम नंबर 17 से, नियम नंबर 17 से सती प्रथा को समाप्त किया गया था। कब? 1829 में, ठीक है। चलिए देखिए, इसके अलावा यदि ये पूछता है कि नरबलि प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? तो लॉर्ड हार्डिंग ने, लॉर्ड हार्डिंग ने लगाई थी। लेकिन देखिए, लॉर्ड हार्डिंग वो द्वितीय के बारे में अभी प्रश्न था, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, और लॉर्ड हार्डिंग हम बात कर रहे हैं लॉर्ड हार्डिंग प्रथम की, ठीक है। जो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था, इसने नरबलि प्रथा पर, नरबलि प्रथा पर रोक किसके द्वारा लगाई गई थी? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। कब? 1843 में, ठीक है। चलिए, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। देखिए, एक और महत्वपूर्ण पॉइंट पूछा जाता है, देखिए, कि सती प्रथा का उल्लेख राजा राम मोहन राय की किस पत्रिका में मिलता है? तो देखिए, संवाद कौमुदी, ठीक है, संवाद कौमुदी में, ठीक है। इसमें सती प्रथा का विरोध किया गया है, ठीक है, सती प्रथा का विरोध, ठीक है। ये बंगाली में लिखी गई है। किसके द्वारा है लिखी गई ये पत्रिका? किसकी पत्रिका है भाई? राजा राम मोहन राय की, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए चलिए दोस्तों, बस आज इतने ही प्रश्न हैं। और देखिए,
कोशिश मैंने यही की है आज के इस प्रैक्टिस सेट में कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रश्न रखूं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो, जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हो। तो यदि आपने आज का ये कंप्लीट प्रैक्टिस सेट पूरा देख लिया तो समझ लीजिएगा कि आपको अलग से इतिहास पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, पूरा ये सार है, जितना हिस्ट्री है पूरा समझ लीजिएगा कि महत्वपूर्ण जितने प्रश्न बन सकते थे, कोशिश मैंने यही की है। ठीक है, और देखिए यदि आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो भी बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उन तक आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और यदि आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।